हेलो दोस्तों, स्टडी विद एनु में मैं एनु आपका स्वागत करती हूँ। और आज है डे 22 और डे 22 में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री चल रही है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में 22वां दिन है। 22वें दिन में पूर्वालोकन सीरीज चल रही है। पूर्वालोकन सीरीज में आज का टॉपिक और टारगेट है रोलर एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो ये पहला टॉपिक है और एक टॉपिक हम और कवर करेंगे। इसमें 2 टॉपिक हो सकेगा तो 3 टॉपिक भी कवर कर लेंगे, लेकिन देखते हैं किस तरह से वीडियो बनता है। अगर ये ज़्यादा लंबा होगा तो 2 टॉपिक कवर करेंगे और अगर थोड़ा कम टाइम का रहा तो 3 टॉपिक कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो फास्ट फॉरवर्ड में करेंगे अपने नोट्स और उसके बाद करेंगे अपने आराम से पीवाईक्यू। तो पीवाईक्यू अच्छे से करने हैं, सारे पॉइंट्स लेते हुए करने हैं, तो पीवाईक्यू में थोड़ा टाइम देंगे। तो हम सबको पता है कि रोलर एक्ट और जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है वो 1919 की बात है। तो ये डेट याद रखनी है, भूलना नहीं है। तो भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए सरकार ने 1917 में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठन की, जिसका उद्देश्य आतंकवाद को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना था। इसके सुझावों पर मार्च 1919 में पारित विधेयक रोलर एक्ट के नाम से जाना गया। रोलेट अधिनियम के द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। इसलिए इस कानून को बिना वकील, ये भी क्वेश्चन कई बार आता है कि बिना वकील बिना दलील वाला जो कानून है, अपील किसे कहा जाता है, तो वो रोलेट एक्ट को कहा जाता है। तो बिना वकील बिना अपील तथा बिना दलील का कानून कहा गया। चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 तक इनका कार्यकाल रहा है। 1919 में रोलर एक्ट पारित हुआ। तो चेम्सफोर्ड के कार्यकाल 1919 में रोलेट एक्ट पारित हुआ था। रोलेट एक्ट अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम रोलेट एक्ट के विरुद्ध 1919 में प्रारंभ सत्याग्रह था। गांधी जी ने रोलेट सत्याग्रह के लिए 3 राजनीतिक मंचों का उपयोग किया था। एक तो था होम रूल लीग, दूसरा था खिलाफत और तीसरा था सत्याग्रह सभा। पंजाब के 2 लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी और ब्रिटिश दमन का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई। ये इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जहां जनरल रेगिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर ने निहत्थी शांतिपूर्ण भीड़ पर गोली चलाकर लगभग 1000 लोगों, हंटर कमीशन की यह रिपोर्ट थी, ठीक है, हंटर कमीशन के अनुसार 379 लोग ही मारे गए थे, लेकिन लगभग वहां 1000 लोगों की हत्या कराई गई थी। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार की हृदय विदारक घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि लौटा दी। ठीक, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया। ये इंपॉर्टेंट है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 की जांच हेतु ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमीशन का गठन किया था। किसने? ब्रिटिश सरकार ने। इस कमीशन में C.H. शीतलवाड़, पंडित जगत नारायण एवं सुल्तान अहमद खान भारतीय सदस्य थे। कमीशन ने 1920 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें इस दुर्घटना के लिए सरकार को दोषी नहीं बताया गया। ठीक है, कहा गया कि उपद्रव क्रांति का रूप ग्रहण कर लेते, अतः मार्शल लॉ अनिवार्य था तथा भीड़ की अधिकता को देखते हुए गोली चलाना पूर्णतः न्यायोचित था उनके हिसाब से। साथ ही हंटर कमीशन ने डायर के इस कार्य को केवल निर्णय लेने की भूल बताया। उनका कहना था कि भाई सिर्फ निर्णय लेने की भूल हो गई, डायर के साथ 1000 लोगों की मृत्यु हो गई, और उनका कहना था कि हंटर कमीशन का कि डायर ने इस काल के लिए केवल निर्णय की भूल हो गई। तो जनरल डायर को इसके अपराध के लिए नौकरी से हटना पड़ा। बस इतना ही उनके ऊपर हुआ कि उनको नौकरी से हाथ धोना पड़ा, बाकी कुछ नहीं हुआ उनके साथ। किंतु ब्रितानी अखबारों ने उसे ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक बताया। ब्रितानी लॉर्ड सभा ने उसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा। मतलब उसने इतने भारतीयों को मारा था, इसलिए वो साम्राज्य का रक्षक था और शेर था ब्रिटिश साम्राज्य का। सरकार ने उसकी सेवाओं के लिए उसे मान की तलवार की उपाधि दी, अवार्ड मिल रहे हैं। मार्च 1940 में पंजाब के क्रांतिकारी नेता उद्यम सिंह ने जलियांवाला बाग के नरसंहार का बदला लेने के लिए इस हत्याकांड के समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे सर माइकल ओ डायर की लंदन में हत्या कर दी। ठीक है, तो उन्होंने उस डायर की हत्या नहीं करी है, उन्होंने पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर माइकल ओ डायर की लंदन में हत्या कर दी थी, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार करके मृत्यु दंड दे दिया गया। अब देखिए, वहां पे 1000 आदमी मारे गए तो उस आदमी को अवार्ड मिल रहे हैं और सिर्फ नौकरी से हाथ धोना पड़ा, और यहाँ पर 1 आदमी मारा गया तो उसके लिए उसको फांसी दे दी गई। जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य महात्मा गांधी को सौंपा गया। जलियांवाला बाग नरसंहार का मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या की संज्ञा दी। दीनबंधु C.F. एंड्रयूज ने इस हत्याकांड को जानबूझकर की गई
क्रूर हत्या कहा था। ये था हमारा ब्रिटिश भारत, यानी हमारे अंग्रेज। चलिए अब चलते हैं इसके पीवाईक्यू सॉल्व करने में। और जब भी जलियांवाला बाग हत्याकांड में पढ़ती हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। चलिए लेकिन क्या करें, हमारे इतिहास में इतने लोगों की कुर्बानी है तो उसे पढ़ना ही होता है। अच्छी बात है, इसको पढ़ने के बाद कम से कम हमारे अंदर भी गुस्सा आता है और पता चलता है कि हमें ये आज़ादी कितनी मुश्किलों से मिली है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पीवाईक्यू। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया? तो इसका आंसर है, इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया। ठीक है, तो भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए सरकार ने 1917 में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की, जिसका उद्देश्य आतंकवाद को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना था। इसके सुझावों पे मार्च 1919 में, कब? मार्च 1919 में पारित विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया। रॉलेट अधिनियम के द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी, इसलिए इस कानून को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट। रॉलेट एक्ट लाने का क्या प्रयोजन था? तो भाई रॉलेट एक्ट लाने का प्रयोजन था राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना। ठीक है, नेक्स्ट। रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था, तो रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था 1919 में, तभी तो आया था ये। नेक्स्ट, रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था, तो रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया के द्वारा करना। ठीक है, नेक्स्ट। रॉलेट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो रॉलेट अधिनियम सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था, बिल्कुल नहीं। रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया, बिल्कुल सही बात है। नहीं, एक सेकेंड, नहीं गलत हो गया। सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था, ये सही बात है एकदम। ठीक है, नेक्स्ट है, रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया, ये भी बात सही है। साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन रॉलेट सत्याग्रह के साथ साथ हुए, तो ये भाई गलत है। ठीक है, तो देखो रॉलेट एक्ट एक काला कानून था, मैं बता देती हूँ। रॉलेट एक्ट जो था, ये कौन सा नंबर क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर है हमारा 5। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट एक काला कानून था जिसमें किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। ठीक, रॉलेट अधिनियम सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था और इसका गठन भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाने के लिए किया गया था। ठीक, 1919 में जब गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह की अपील की तो वे सभी लोग इसमें शामिल हो गए जिन्हें होम रूल आंदोलन ने राजनीति के रूप से जागरूक बनाया था। साइमन आयोग जो है वो भारत में 3 जनवरी 1928 को पहुंचा, इसलिए वो रॉलेट एक्ट से कहीं भी वो नहीं, इसलिए हमारा तीसरा नंबर जो था वो रॉन्ग था। ठीक है, तो 3 जनवरी 1928 को साइमन जो है वो भारत पहुंचा, जिसके विरोध में सभी प्रमुख नगरों और कस्बों में हड़ताल रही और साइमन वापस जाओ के नारे से उसका स्वागत हुआ था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो हम पढ़ चुके हैं, उस समय भारत का वायसराय था चेम्सफोर्ड। ठीक है, तो चेम्सफोर्ड का कार्यकाल कितना है? 1916 से 1921 के मध्य भारत का वायसराय था ये, और इसी के कार्यकाल में 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट, रॉलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ? फिर से वही क्वेश्चन है, तो चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में 1919 में। नेक्स्ट, रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था, तो इसका लक्ष्य था व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। ठीक है, तो मार्च 1919 में केंद्रीय विधान परिषद के पास हुआ विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया, जिसके अनुसार अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी और इस कानून द्वारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित किया गया था। ठीक, नेक्स्ट, अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम था, तो पहला साहसिक कदम था रॉलेट सत्याग्रह। ठीक है, अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम रॉलेट एक्ट के विरुद्ध 1919 में प्रारंभ सत्याग्रह था। गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह के लिए 3 राजनीतिक मंचों का उपयोग किया, तो 3 राजनीतिक मंच कौन कौन से थे? तो पहला था होम रूल, ठीक है, होम रूल लीग, दूसरा था खिलाफत आंदोलन वाला, और तीसरा था सत्याग्रह सभा। ठीक है, ये था। ठीक, नेक्स्ट,
तो इससे पूर्व चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद में भी गांधी जी के आंदोलन क्षेत्र विशेष से ही संबंधित थे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? तो ये सुझाव दिया था स्वामी श्रद्धानंद थे। किसने सुझाव दिया था? स्वामी श्रद्धानंद ने सुझाव दिया था। रॉलेट एक्ट को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून या काला कानून कहा गया। इसके तहत ब्रिटिश सरकार किसी भी व्यक्ति पर बिना किसी कारण बताए गिरफ्तार कर सकती थी और इसके विरोध में स्वामी श्रद्धानंद ने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। ठीक है। द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में कहा जाता था रॉलेट एक्ट। क्या कहा जाता था? रॉलेट एक्ट कहा जाता था। ठीक है। ये एक्ट न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में गठित समिति के सुझावों के आधार पर पारित किया गया था। ठीक, नेक्स्ट। कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? तो सबसे पहले क्या घटा था? रॉलेट एक्ट बनना। ठीक है, रॉलेट एक्ट बनना हुआ था सबसे पहले। तो रॉलेट एक्ट जो है मैंने बताया था मार्च 1919 में लागू किया गया था, जिसके विरोध में गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल का आयोजन कराया था। जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को शांतिपूर्ण जनसभा में जनरल डायर ने नरसंहार कराया। असहयोग आंदोलन, ठीक है, नरसंहार कराया। तो यहाँ पर डेट आपको पता चल गई कि रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में लागू हुआ। 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने इसके खिलाफ जो है देशव्यापी हड़ताल करी और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, अब मैं यहाँ बता देती हूँ असहयोग आंदोलन जो है वो असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में। ठीक है, सांप्रदायिक अवार्ड जो हुए हैं वो 1932 में हुए हैं। ठीक है, और आपका साइमन कमीशन जब भारत आया था तो वो 1928 में आया था। तो रॉलेट एक्ट ही आपका सबसे पहले यहाँ पे 1919 में। ठीक है, नेक्स्ट। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो हमने अभी पढ़ा 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट। जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? तो ये हुआ था रॉलेट एक्ट सत्याग्रह में। ठीक है, नेक्स्ट। 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है। तो 1919 जो है वो जलियांवाला बाग त्रासदी से संबंधित है। ठीक है, जलियांवाला बाग कत्लेआम किस शहर में हुआ था? तो हम सबको पता है अमृतसर में हुआ था ये। ठीक है, नेक्स्ट। जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा हुआ है? तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़ा हुआ है इनका नाम। नेक्स्ट। काफी संख्या में लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे गिरफ्तारी के विरोध में। तो किसकी गिरफ्तारी के विरोध में? तो सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल मलिक की गिरफ्तारी के विरोध में। ठीक है, तो पंजाब के 2 लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी और ब्रिटिश दमन का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी, जहां जनरल रेगिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर ने निहत्थी शांतिपूर्ण भीड़ पर गोलियां चलवाकर लगभग 1000 लोगों की हत्या कराई, जबकि सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 लोग मारे गए थे। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार की हृदय विदारक घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि लौटा दी और शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट। जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? तो हमें पता है कि किचलू तथा सत्यपाल की बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए वो जो है जमा हुए थे। 30 मई 1919 को अपना अलंकरण यानी कि ऑनर भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति थे रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, नेक्स्ट। तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार की हृदय विदारक घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने 30 मई को ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि लौटा दी। टैगोर ने कहा कि समय आ गया है कि जब सम्मान के तमगे अपमान के बेतुके संदर्भ में हमारे कलंक को सुस्पष्ट कर देते हैं। जहां तक मेरा प्रश्न है, मैं सभी विशेष उपाधियों से रहित होकर अपने देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूँ। एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये राजा
तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में पंजाब में हुए अत्याचारों से अपने विरोध के रूप में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि को वापस लौटा दिया था? तो अभी हमने पढ़ा रविंद्रनाथ टैगोर ने लौटा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट। किसके विरुद्ध विरोध प्रदर्शन के अभिप्राय के रूप में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की पदवी त्याग दी? तो था जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड का परित्याग किया था? पूरा लिखा ही नहीं है, तो जलियांवाला बाग जनसंहार के पे। ठीक है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी, यही क्वेश्चन होगा यहाँ पे 24 पे भी सेम। तो यहाँ पे भी जलियांवाला बाग हत्याकांड है। ठीक है, नेक्स्ट। तो अब हम कथन और कारण पे पहुंच जाते हैं। तो अभी कथन है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को, एक सेकेंड, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया, ये बात सही है। वे असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे? नहीं, ये गलत है। तो भाई आपका अभिकथन सही है लेकिन कारण आपका गलत है। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया? तो ये शंकरन नायर ने इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय की कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया? तो अभी हमने पढ़ा शंकरन नायर ने, सर शंकरन नायर ने। निम्न में से किसके द्वारा जलियांवाला कांड के विरोध में सर की उपाधि त्याग दी गई? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ये उपाधि त्याग दी गई थी। निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम नीचे दिए गए कूट से ज्ञात कीजिए। तो जलियांवाला बाग नरसंहार, डॉक्टर सत्यपाल बंदी बनाए जाना, 1919 का अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन। तो भाई यहाँ पर होगा आपका ये, पहले आएगा ये दूसरा नंबर आपका, फिर आएगा आपका ये पहला नंबर, और फिर आएगा आपका ये तीसरा नंबर। ठीक है, तो कैसे आएगा मैं बता देती हूँ। डॉक्टर सत्यपाल एवं सैफुद्दीन कुचलू, ठीक है, 9 अप्रैल ऐसे लिख देती हूँ। ठीक है, 1919 को अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर के द्वारा गिरफ्तार किए गए थे। ठीक, फिर 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ। ठीक है, फिर दिसंबर, ठीक है, दिसंबर 1919 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन हुआ था। ठीक, समझ आ गया? चलिए नेक्स्ट। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो हंटर आयोग की नियुक्ति जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद की गई थी। ठीक है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ है? तो हमें पता है कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ, और इसकी जांच हेतु ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमीशन का गठन किया। कमीशन ने जो है वो मार्च, ठीक है, मार्च 1920 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें इस दुर्घटना के लिए सरकार को दोषी नहीं बताया गया। कहा गया कि उपद्रव क्रांति का रूप ग्रहण कर लेते तो माशाल्लाह जरूरी था, इसलिए भीड़ की अधिकता को देखते हुए गोली चलाना पूर्णतः न्यायोचित बताया। साथ ही हंटर कमीशन ने दायर केस कार्य की केवल निर्णय लेने की भूल बताया। ठीक है, नेक्स्ट। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर को किसने मार डाला? तो मार डाला था उद्यम सिंह ने। किसने मारा था? उद्यम सिंह ने। तो मार्च 1940 में पंजाब के क्रांतिकारी नेता उद्यम सिंह ने जलियांवाला बाग के नरसंहार का बदला लेने के लिए इस हत्याकांड के समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे सर माइकल ओ डायर की लंदन में हत्या कर दी, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार करके मृत्युदंड दे दिया गया। लंदन में 13 मार्च 1940 को माइकल ओ डायर को गोली से मारा गया। किसके द्वारा? तो भाई उद्यम सिंह के द्वारा मारा गया था ये 1940 में। उद्यम सिंह ने लंदन में किसको मारा? तो लंदन में मारा है उन्होंने ओ डायर को। ठीक है, कब मारा? तो 1940 में मारा। ठीक है, 13 मार्च 1940 में। नेक्स्ट। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य किसे सौंपा गया था? तो भाई महात्मा गांधी को सौंपा गया था ये। ठीक है, जो आपको पता है 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग कांड हुआ, तो इसकी कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का काम गांधी जी को दिया गया था। अपने प्रारंभिक उत्तर पत्रक में जो है इसमें लोक सेवा आयोग ने जो है ना इसको सही माना, जबकि संशोधन उत्तर पत्रक में इसको गलत मान दिया, जबकि ये सही है। ठीक है, 1919 में जलियांवाला बाग कांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो वायसराय भाई उस समय चेम्सफोर्ड तक, यानी कहाँ से लगा दिया मैंने,
कौन था? चेम्सफोर्ड, ठीक है, उस समय चेम्सफोर्ड था। और इसी के समय जो है रॉलेट एक्ट 1919 पास हुआ था और भारत सरकार अधिनियम 1919 या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लाया गया था इसी के समय पे, ठीक है। नेक्स्ट, किस एक को मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया है? तो जलियांवाला बाग नरसंहार को इन्होंने निवारक हत्या के रूप में विशेषीकृत किया है, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा नरसंहार की घटना घटी? तो ये वो था का रॉलेट एक्ट, ठीक है। तो मैं इसे थोड़ा बता देती हूँ कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लागू सुरक्षा अधिनियम की अवधि समाप्त होने वाली थी और न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में गठित समिति के सुझावों पर 2 प्रस्ताव लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रस्तुत किए गए। इन प्रस्तावों में भारत में देशद्रोही कार्यों में संलिप्त संदिग्ध व्यक्तियों पर निगरानी तथा इस प्रकार के कार्यों के लिए किसी व्यक्ति की बगैर कारण बताए गिरफ्तारी का प्रावधान था। इन प्रस्तावों को द रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया। 19 मार्च 1919 में लेजिस्लेटिव काउंसिल ने पास कर दिया और इस अधिनियम का भारतीयों ने पुरजोर विरोध किया और सार्वजनिक रोष की लहर उमड़ पड़ी। इस अधिनियम के विरोधी पंजाब के 2 नेताओं सत्यपाल तथा किचलू की गिरफ्तारी, सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू, ठीक है, की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को सभा आयोजित की गई और जब कुछ लोग सभा को संबोधित कर रहे थे तभी जनरल डायर के निर्देश पर निहत्थे भारतीयों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई और इस निर्मम घटना को इतिहास में जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड फिनिश होता है, ठीक है। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक पे और हमारा दूसरा टॉपिक है खिलाफत आंदोलन, ठीक है। चलिए इसको कंप्लीट करते हैं फटाफट से। खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने के लिए गठित खिलाफत कमेटी में शौकत अली, मोहम्मद अली, अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खान, हसरत मोहानी, डॉक्टर अंसारी शामिल थे। तथापि खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय मुख्यतः अली बंधुओं शौकत अली और मोहम्मद अली को दिया गया। भारत के मुसलमान तुर्की के सुल्तान को इस्लामी साम्राज्य का खलीफा मानते थे। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की मित्र देशों के विरुद्ध लड़ रहा था और युद्ध के समय ब्रिटिश राजनीतिज्ञों ने भारतीय मुसलमानों को वचन दिया कि वे तुर्की साम्राज्य को किसी प्रकार समाप्त नहीं होने देंगे। लेकिन युद्ध समाप्त होने के बाद ब्रिटिश सरकार ने तुर्की साम्राज्य का विघटन कर दिया। भारतीय मुसलमान ब्रिटिश साम्राज्य से नफरत करने लगे और उन्होंने तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खलीफा को बनाए रखने के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। तुर्की साम्राज्य के विभाजन के विरुद्ध शुरू हुए खिलाफत आंदोलन ने उस समय अधिक जोर पकड़ लिया जब इसमें गांधी जी सम्मिलित हुए। गांधी जी द्वारा तुर्की साम्राज्य का विभाजन करने के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ। दिल्ली में 23 से 24 नवंबर 1919 को होने वाले खिलाफत कमेटी के सम्मेलन में 24 नवंबर को अध्यक्षता महात्मा गांधी को प्रदान की गई। दिसंबर 1919 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन से खिलाफत आंदोलन को और अधिक बढ़ावा मिला। गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता के एक ऐसे स्वर्णिम अवसर के रूप में देखा जो आगे 100 वर्षों में भी नहीं प्राप्त हो सकता। तदनुसार उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करने के लिए खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। हकीम अजमल खान ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी और ये पदवी ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1908 में उन्हें प्रदान की गई थी। मोहम्मद अली जिन्ना जब वे राष्ट्रवादी थे, खिलाफत आंदोलन की देश की स्वतंत्रता के आंदोलन से जोड़ने के विरोधी थे। उन्होंने गांधी जी को राजनीति में धर्म को न लाने की सलाह दी थी। उन्होंने खिलाफत आंदोलन में गांधी जी की भागीदारी के विरुद्ध गांधी जी को सावधान किया था कि वे मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें। मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अली, अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खां और हसरत मोहानी खिलाफत आंदोलन में गांधी के प्रमुख सहयोगी थे। सितंबर 1920 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन का मुख्य मुद्दा जलियांवाला बाग कांड और खिलाफत आंदोलन था। खिलाफत आंदोलन में मदन मोहन मालवीय सम्मिलित नहीं हुए थे तथा उन्होंने इस आंदोलन में कांग्रेस की भागीदारी का विरोध किया था। सितंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट है कि अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन कब किया गया था? सितंबर 1919 में किया गया। तो अब चलते हैं इसके पीवाईक्यू करने में, ठीक है। तो अब पीवाईक्यू में थोड़ा टाइम लेंगे और पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ किया था? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो शौकत अली, मोहम्मद अली, शरीयतुल्लाह, अबुल कलाम आज़ाद। तो भाई यहाँ पर आंसर होगा हमारा शौकत अली और मोहम्मद अली, ठीक है।
तो खिलाफत आंदोलन भारत में मुख्यतः मुसलमानों के द्वारा चलाया गया राजनीतिक धार्मिक आंदोलन था और इस आंदोलन का उद्देश्य तुर्की में, कहाँ पे, तुर्की में खलीफा के पद की पुनः स्थापना करने के लिए अंग्रेजों पर दबाव बनाना था। खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने के लिए गठित खिलाफत कमेटी में शौकत अली, मोहम्मद अली, अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खान, हसरत मोहानी तथा डॉक्टर अंसारी शामिल थे। तथापि खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने का जो श्रेय है वो मुख्यतः अली बंधुओं को जाता है, शौकत अली और मोहम्मद अली को। ठीक है, तो हाजी शरीयतुल्लाह 19वीं सदी के फराइजी आंदोलन के संस्थापक थे। ठीक, ये भी मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड, हाँ चला गया। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे? तो खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन कौन से थे? तो भाई मुख्य उद्देश्य पढ़ लेते हैं। भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना उत्पन्न करना, बिल्कुल सही बात है, यही बात थी। ठीक, फिर मुस्लिम समाज का सुधार नहीं, पृथक निर्वाचक मंडल की मांग और खिलाफत का रक्षण नहीं, ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खिलाफत का रक्षण। ठीक है, ये था। ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन होगा डी। अब मैं बताती हूँ, भारत के मुसलमान तुर्की के सुल्तान को इस्लामी साम्राज्य का खलीफा मानते थे। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की मित्र देशों के विरुद्ध लड़ रहा था। युद्ध के समय ब्रिटिश राजनीतिज्ञों ने भारतीय मुसलमानों को वचन दिया कि वे तुर्की साम्राज्य को किसी प्रकार समाप्त नहीं होने देंगे, लेकिन युद्ध समाप्त होने के बाद ब्रिटिश सरकार ने तुर्की साम्राज्य का विघटन कर दिया और भारतीय मुसलमान ब्रिटिश साम्राज्य से नफरत करने लगे और उन्होंने तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खलीफा को बनाए रखने के लिए आंदोलन शुरू कर दिया। तुर्की साम्राज्य के विभाजन के विरुद्ध शुरू हुए खिलाफत आंदोलन ने उस समय अधिक जोर पकड़ा था जब इसमें गांधी जी सम्मिलित हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट, 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो भाई ये चुना गया महात्मा गांधी को। किसको चुना गया? महात्मा गांधी को। तो गांधी जी के द्वारा तुर्की साम्राज्य का विभाजन करने के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। दिल्ली में, कहां पर, मैं बता देती हूँ, दिल्ली में 23 नवंबर, ठीक है, 1919 को होने वाले खिलाफत कमेटी के सम्मेलन की अध्यक्षता गांधी जी को प्रदान की गई। दिसंबर 1919 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन से खिलाफत आंदोलन की ओर और अधिक बढ़ावा मिला। तो अमृतसर अधिवेशन यहाँ में पता था कब हुआ? दिसंबर 1919 में हुआ था। ठीक है, तो गांधी जी ने इसे हिंदू मुसलमान एकता के ऐसे स्वर्णिम अवसर के रूप में देखा जो आगे 100 वर्षों में भी नहीं प्राप्त हो सकेगा। इसलिए उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करने के लिए खिलाफत आंदोलन में भाग लिया और समर्थन किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? तो महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था इसलिए क्योंकि वो अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। ठीक है, नेक्स्ट, खिलाफत आंदोलन को समर्थन किसने दिया था? तो भाई गांधी जी ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट, किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदू और मुसलमानों की एकता के ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? तो मैंने अभी बताया, ये देखा था गांधी जी ने। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजी उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी? हकीम अजमल खान ने हाजी उल मुल्क की पदवी जो है वो त्याग दी थी। तो हकीम अजमल खान जो थे ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1908 में उन्हें ये पदवी दी गई थी जो उन्होंने त्याग दी थी। ठीक है, गांधी जी को किसने सावधान किया कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उसके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करे? तो ये किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। ठीक है, तो मोहम्मद अली जिन्ना जब वे राष्ट्रवादी थे, खिलाफत आंदोलन को देश की स्वतंत्रता के आंदोलन से जोड़ने के विरोधी थे। उन्होंने गांधी को राजनीति में धर्म को न लेने की सलाह दी। उन्होंने खिलाफत आंदोलन में गांधी की भागीदारी के विरुद्ध गांधी जी को सावधान किया कि वे मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें। ठीक है, किसने गांधी जी को खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना की थी? तो जिन्ना ने की थी, सॉरी। खिलाफत आंदोलन का परिणाम कौन था? तो खिलाफत आंदोलन का परिणाम था हिंदू मुस्लिम मतभेदों में क्या हुआ था? कमी आई थी। ठीक है, नेक्स्ट,
वो व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था, वे कौन थे? तो वो थे स्वामी श्रद्धानंद। ठीक है, तो 4 अप्रैल 1919 को उन्होंने जामा मस्जिद के प्रवचन से भाषण दिया था और हिंदू मुस्लिम एकता पर लगभग 30,000 मुस्लिमों के समक्ष उन्होंने भाषण दिया था। ठीक है, नेक्स्ट, कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया मुख्यतः खलीफा की पुनर्स्थापना के लिए, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए। ठीक है, खलीफा को हटाने के लिए गलत है और कांग्रेस में जिन्ना को हाशिए पर लाने के लिए ये भी गलत है। ठीक है, किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया? तो मदन मोहन मालवीय ने इसका समर्थन नहीं किया था। ठीक है, क्योंकि सितंबर 1920 में कलकत्ता, ठीक है, कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन का मुख्य मुद्दा जलियांवाला बाग कांड और खिलाफत आंदोलन था। खिलाफत आंदोलन में मदन मोहन मालवीय सम्मिलित नहीं हुए। उन्होंने इस आंदोलन में कांग्रेस की भागीदारी का विरोध किया और सितंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया था। 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था वो थी इलाहाबाद। किस शहर में हुई थी? तो इलाहाबाद में हुई थी। तो गांधी जी ने 1920 में खिलाफत कमेटी को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ असहयोग आंदोलन छेड़ने की सलाह दी। जून 1920 में खिलाफत कमेटी ने इलाहाबाद में इस सलाह को स्वीकार किया और गांधी जी को आंदोलन की अगुवाई करने का अधिकार सौंपा। सितंबर 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, नेक्स्ट, इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एचिंसन के इस कथन का संबंध है? तो भाई संबंध है खिलाफत और असहयोग आंदोलन 1919 से 22। तो एचिंसन की जो टिप्पणी है वो खिलाफत और असहयोग आंदोलन के संदर्भ में थी। तुर्की के प्रश्न पर ब्रिटेन के प्रति आक्रोश ने मुसलमानों को हिंदुओं के समीप ला दिया और मोहम्मद अली ने घोषणा की कि वो मुसलमान पहले हैं और भारतीय बाद में है। ठीक है, 1921 का मोपला आंदोलन शाखा थी। तो मोपला आंदोलन शाखा थी खिलाफत आंदोलन की। ठीक है, तो केरल के यहाँ पहले पढ़ चुके हैं, वैसे मैं फिर बता देती हूँ। पहले इस टॉपिक को हम पढ़ चुके हैं, मोपला आंदोलन वाले टॉपिक पे, मोपला आंदोलन। तो ये केरल प्रांत के मालाबार, कहाँ पे? केरल के मालाबार जिले के मोपला, ये तो क्या भी लिख रही हूँ, बोल देती हूँ। मोपला काश्तकारों के आंदोलन मुख्यतः लगान और बेदखली को लेकर थे। जमींदार जब चाहते उन्हें भूमि से बेदखल कर देते और जब चाहते मनमाना लगान वसूलते। दूसरी ओर वहां खिलाफत आंदोलन भी अपनी जड़ें जमाता जा रहा था। हालत ये हो गए कि खिलाफत आंदोलन और काश्तकारों की बैठक में फर्क करना मुश्किल हो गया। इस तरह दोनों आंदोलन एक दूसरे में क्या हुए? समा गए। ठीक है, ये हुआ था। नेक्स्ट, तो देखिए यहाँ पे ये टॉपिक भी खत्म होता है हमारा। तो चलिए हमारे आज के दोनों टॉपिक फिनिश होते हैं, रोलर एक्ट जलियांवाला बाग हत्याकांड, और इसके साथ साथ हमने कवर किया खिलाफत आंदोलन को। ठीक है, तो हमारे दोनों टॉपिक आज फिनिश होते हैं और अब मिलते हैं अपने कल एक नए टॉपिक के साथ में। और कल भी हम 2 टॉपिक को कवर करेंगे कम से कम, और अगर वीडियो बड़ा नहीं हुआ तो 3 टॉपिक भी कवर होगा। ठीक है, तो फटाफट करना है क्योंकि और भी सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से कवर कर लेते हैं। और मैंने करंट भी शुरू करा दिया, तो आप करंट का वीडियो भी देख सकते हैं। तो वो भी पार्ट में आ रहा है। तो मैं मंथली मैगजीन करा रही हूँ मई की, तो वो आप देख लीजिए। उसके बाद मैं शायद जनवरी की मैगजीन कराऊंगी, तो मैं देखती हूँ कौन से मंथ की करानी है। मैं तो जनवरी से सोच रही हूँ करा दूँ, तो जनवरी की करा दूंगी। फिर उसके बाद तो अभी मई की करा रही हूँ, नहीं तो फिर उससे पहले फिर उसके अप्रैल वाली करा दूंगी। तो अभी तो मई की कर लीजिए आप लोग पहले। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरों के साथ में इसको जरूर शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। अपने दोस्तों को शेयर करिए, जिसको भी इस वीडियो की जरूरत है उसे शेयर कर दीजिए। तो थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में।